ब्राह्मणवादी पितृसत्ता एक बहुत जरूरी सोशल सिस्टम है। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सोसाइटी को मूल रूप से शेप करता है। इस सिस्टम में दो पावरफुल स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए हैं, कास्ट हायरार्की और मेल डोमिनेंस। इस कास्ट ऑर्डर में ब्राह्मण्स सबसे ऊपर माने जाते हैं। यह फ्रेमवर्क अपने आप में ही पावर में बहुत ज्यादा असंतुलन पैदा करता है। यह सोसाइटी में रहने वाले हर इंसान की लाइफ पर बहुत गहरा असर डालता है। इसका इन्फ्लुएंस दूर दूर तक फैला हुआ है और अक्सर पता भी नहीं चलता। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। ये लाइफ के लगभग हर पहलू तक पहुंचते हैं। ये सिस्टम लोगों के लिए खास सोशल रोल्स तय करता है। इसमें स्टेटस ज्यादातर जन्म के आधार पर मिलता है। जेंडर भी किसी इंसान की जगह तय करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये स्ट्रक्चर आखिर में जाकर बहुत ज्यादा असमानता पैदा करता ही है। आगे बढ़ने के मौके सबको बराबर नहीं मिलते। लाइफ में मिलने वाले चांसेस अक्सर इन जन्म से मिली आइडेंटिटीज से तय होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर इतनी गहराई तक बसा हुआ है, ये बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं है। इसने हिस्टोरिकली आबादी के बड़े हिस्सों को नुकसान पहुंचाया है। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता एक तरह के स्ट्रक्चरल ऑपरेशन का काम करती है। ये समाज के इंस्टीट्यूशंस में सिस्टमैटिकली बनाया गया है। ये काम अभी भी अर्जेंट है और इस पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। पुराने धार्मिक ग्रंथों ने सोशल ऑर्डर के लिए पावरफुल जस्टिफिकेशंस दिए। मनुस्मृति या मानु के कानून इसका एक मुख्य एग्जाम्पल है। ये टेक्स्ट्स अक्सर दावा करते थे कि वे डिवाइन हैं, यानी भगवान की तरफ से आए हैं। इस दावे ने उन्हें बहुत ज्यादा अथॉरिटी दी। उन्होंने बहुत ध्यान से सोशल नॉर्म्स और मॉरल कोड्स बनाए। लोगों को इन्हें फॉलो करने के लिए जोर दिया जाता था, कभी कभी तो मजबूर भी किया जाता था। इन शास्त्रों ने लाइफ के लगभग हर पहलू के लिए रूल्स बनाए। सोसाइटल स्ट्रक्चर पर उनका इन्फ्लुएंस बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। वे ऑर्थोडॉक्स हिंदू लाइफ की नींव बन गए। खासतौर पर मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था के बारे में डिटेल में बताया। इस सिस्टम ने सोसाइटी को 4 मेन कैटेगरीज में बांटा। ब्राह्मण्स को पुजारी, टीचर और स्कॉलर बनाया गया। क्षत्रियास को योद्धाओं और शासकों के रोल्स दिए गए। वैश्यास ज्यादातर मर्चेंट, ट्रेडर और किसान थे। शूद्रास का काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना था। इस हायरार्की को बहुत कठोर और भगवान का बनाया हुआ बताया गया। इन चारों के नीचे अछूत थे जो सिस्टम से बाहर थे। इन वर्णों के बीच मोबिलिटी यानी एक वर्ण से दूसरे में जाना बहुत मुश्किल था। हर वर्ण के अपने अलग काम और अधिकार थे या फिर अधिकार नहीं थे। इन धार्मिक जस्टिफिकेशंस ने बड़े पैमाने पर फैली असमानता को इफेक्टिव ढंग से जायज ठहराया। इस सिस्टम में औरतों की लाइव्स पर बहुत ज्यादा कंट्रोल था। औरतों पर यह कंट्रोल पितृसत्ता और कास्ट की प्यूरिटी के लिए सेंट्रल था। एक औरत की सेक्सुअलिटी की हिफाजत उसका कम्युनिटी बहुत ध्यान से करता था। उसका फिजिकल बॉडी उसकी अपनी चीज नहीं मानी जाती थी, बल्कि उसे उसकी फैमिली यूनिट और कास्ट ग्रुप का माना जाता था। उसका चाल चलन इन ग्रुप्स की इज्जत से जुड़ा था। इस आइडियोलॉजी ने औरतों के बिहेवियर पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला। इन बातों की वजह से उनकी ऑटोनॉमी बहुत कम हो गई थी। औरतों के लिए चैस्टिटी एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूड गुण था। औरतों के बिहेवियर के लगभग सभी पहलुओं के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। सेक्लूजन यानी एकांतवास कभी कभी पर्दे के रूप में आम बात थी। इस प्रैक्टिस ने औरतों की आने जाने की आजादी को बहुत कम कर दिया था। सोशल इंटरैक्शंस, खासकर फैमिली के बाहर के मर्दों के साथ, कंट्रोल्ड थे। इन नियमों को तोड़ने पर अक्सर कड़ी सजा मिलती थी। चाइल्ड मैरिज एक और दूर तक फैली हुई और नुकसानदेह प्रैक्टिस थी। बहुत छोटी लड़कियों की शादी अक्सर बड़े उम्र के आदमियों से कर दी जाती थी। इस प्रैक्टिस का मकसद दुल्हन की वर्जिनिटी को इंश्योर करना था। इससे उसके आगे के शादी ब्याह के रिश्तों पर भी कंट्रोल रहता था। वो छोटी उम्र में ही अपने पति के फैमिली में घुल मिल जाती थी। छोटी दुल्हनों की लाइफ के इन जरूरी फैसलों में कोई बात नहीं सुनी जाती थी। उनकी हेल्थ और एजुकेशन पर इसके नतीजे अक्सर बहुत बुरे होते थे। सेक्शन 4, एजुकेशन से इनकार, हायरार्कीज को मजबूत करना। फॉर्मल एजुकेशन हिस्टोरिकली एक सीमित प्रिविलेज था। ब्राह्मण्स नॉलेज तक पहुंच को कंट्रोल करते थे, खासकर धार्मिक और शास्त्रीय पढ़ाई में। नॉलेज पर मोनोपोली ने उनकी ऊंची सोशल पोजीशन बनाए रखी। सोसाइटी के दूसरे हिस्सों को अज्ञानता में रखा गया। नॉलेज ही पावर थी और इसे डोमिनेंट लोगों ने जमा रखा। यह इनकार हायरार्किकल सिस्टम की नींव का पत्थर था। इसने स्टेटस क्वो पर सवाल उठाने से रोका। औरतों को सिस्टमैटिकली फॉर्मल एजुकेशन से दूर रखा गया। यह इनकार ज्यादातर कास्ट्स में फैला हुआ था। एक औरत का मेन रोल घरेलू माना जाता था। उसके काम घर, पति और बच्चों के आसपास घूमते थे।
एजुकेशन औरतों को नाफरमान बना सकती है या उन्हें ट्रेडिशनल शादी के लिए अनसूटेबल बना सकती है। उनकी बुद्धि और सीखने की क्षमता को सोसाइटी में वैल्यू नहीं दी जाती थी। फोकस उन्हें घरेलू कामों और आज्ञापालन की ट्रेनिंग देने पर था। एजुकेशन की इस कमी ने उन्हें डिपेंडेंट और अनजान बनाए रखा। निचली कास्ट्स को एजुकेशन से इनकार का सामना करना पड़ा। शूद्रास और अछूत दालित्स सिस्टमैटिकली बाहर रखे गए। उन्हें एजुकेशन देने से वे एम्पावर हो सकते थे। एजुकेशन उन्हें इस सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकती थी। सेक्शन 5, दालित औरतें, शोषण का दोहरा बोझ। दालित औरतें एक खास तरह के गंभीर शोषण का अनुभव करती हैं। वे दो हायरार्कीज के मुश्किल इंटरसेक्शन पर खड़ी हैं। कास्ट और जेंडर पर आधारित भेदभाव उनकी डेली लाइव्स पर गहरा असर डालता है। इस मिले जुले अनुभव को इंटरसेक्शनैलिटी कहा जाता है। उनके दुख का बोझ दोगुना होता है। उन्हें हाशिए पर रखा जाता है क्योंकि वे दालित और औरतें हैं। ये उनकी इज्जत की लड़ाई को चैलेंजिंग बना देता है। वे खास और क्रूर वायलेंस सहती हैं। सेक्सुअल वायलेंस का खतरा एक सच्चाई है। जस्टिस सिस्टम अक्सर फेल हो जाता है। उनकी पीड़ा अक्सर अनरिकॉर्डेड रह जाती है। उनके शरीर को कास्ट का दबदबा दिखाने की जगह के तौर पर ट्रीट किया जाता है। इस वायलेंस का मकसद पूरे दालित कम्युनिटी में डर फैलाना होता है। देवदासी प्रथा जैसे सिस्टम्स ने उन्हें टारगेट किया। छोटी दलित लड़कियों को मंदिरों में समर्पित कर दिया जाता था। सेक्शन 6, व्यवस्था को चुनौती, रिफॉर्मर्स और उनकी विरासत। इन गहरी जड़ों वाले शोषक सिस्टम्स का हमेशा विरोध हुआ है। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के खिलाफ रेजिस्टेंस का बहुत लंबा इतिहास रहा है। समय के साथ कई सोशल और धार्मिक रिफॉर्म मूवमेंट्स सामने आए। ये मूवमेंट्स खासकर 19वीं सदी से और मजबूत हुए। कई हिम्मती और दूरदर्शी लोगों ने इन कोशिशों को लीड किया। उन्होंने अपने समय के अन्याय को हिम्मत से चैलेंज किया। उन्होंने शास्त्रों की उन व्याख्याओं पर सवाल उठाए जो असमानता को सही ठहराती थीं। उनके काम ने भविष्य की लड़ाइयों के लिए फाउंडेशन रखी। उन्होंने एक ज्यादा बराबर सोसाइटी के ऑल्टरनेटिव विजन्स पेश किए। ज्योतिराव फुले एक सच्चे पायोनियरिंग सोशल रिफॉर्मर थे। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले इस संघर्ष में उनकी बराबर की पार्टनर थीं। गैप 2S दोनों ने मिलकर बड़े पैमाने पर एजुकेशन के लिए बिना थके लड़ाई लड़ी। उन्होंने खासकर औरतों और निचली कास्ट्स की एजुकेशन पर फोकस किया। सावित्रीबाई फुले को इंडिया की पहली महिला टीचर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने हिम्मत से लड़कियों और हाशिए पर रखे गए बच्चों के लिए कई स्कूल्स खोले। उनकी कोशिशों का ऑर्थोडॉक्स तबकों से बहुत विरोध हुआ। फिर भी वे सोशल चेंज के अपने मिशन में लगे रहे। उन्होंने कास्ट भेदभाव और ब्राह्मणवादी दबदबे की भी आलोचना की। एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म में उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है। डॉबी आर अंबेडकर एक पावरफुल और अपनी बात साफ रखने वाली आवाज बनकर उभरे। सेक्शन 7, अधूरी क्रांति, बराबरी के लिए जारी संघर्ष। इंपॉर्टेंट कानूनी और सोशल बदलाव जरूर हुए हैं। रिफॉर्मर्स की बिना थके कोशिशों से बहुत तरक्की हुई है। इंडिया का संविधान बराबरी की गारंटी देता है और भेदभाव को रोकता है। फिर भी अफसोस की बात है कि आज भी सोसाइटी में गहरी जड़ें जमाया हुआ भेदभाव मौजूद है। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता भले ही कमजोर हुई हो, पर आज भी जिंदा और एक्टिव है। कास्ट बायस आज भी कई खुले और छुपे तरीकों से दिखता है। इसलिए सच्ची बराबरी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पुराने पूर्वाग्रह और पावर स्ट्रक्चर्स काफी मजबूत हैं और आसानी से खत्म नहीं होते। इनसे लड़ने के लिए लगातार सावधानी और कोशिश की जरूरत है। आज के सोशल मूवमेंट्स हिम्मत से सुधार की इस मशाल को आगे बढ़ा रहे हैं। आज की फेमिनिस्ट ग्रुप्स पूरे देश में एक्टिव हैं। दालित एक्टिविज्म आज भी कास्ट के शोषण को चैलेंज करने में बहुत जरूरी है। ये मूवमेंट्स कई तरह की इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। राइट्स हासिल करने के लिए अदालतों में लगातार लीगल लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। लोगों को एजुकेट और मोबिलाइज करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते हैं। कम्युनिटीज को सीधे एम्पावर करने के लिए ग्रासरूट्स ऑर्गेनाइजिंग बहुत जरूरी है। इन मूवमेंट्स को काफी चैलेंजेस और रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन तरक्की के लिए उनका डटे रहना बहुत जरूरी है। वे पहले के रिफॉर्मर्स की लेगेसी पर ही आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन आज भी एम्पावरमेंट के लिए एक बेहद की टूल है।